गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार प्यारे बच्चों। आज CSS की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके टेक्स्ट के साथ वर्क करती है, जो आपको बहुत सारे ऐसे वर्क प्रोवाइड कराती है जो आप नॉर्मल HTML के थ्रू नहीं पा सकते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में कई ऑप्शंस हैं, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन 8 हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। जैसे इसमें एक आप देख रहे हो कि टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन का मतलब क्या होता है? कहता है इट इज़ यूज टू सेट अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। मतलब जो टेक्स्ट है उसमें हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट सेट करना। इट कैन आल्सो हैव वैल्यू राइट, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई। ठीक है, तो इसके पास 4 वैल्यू है, राइट, सेंटर, लेफ्ट और जस्टिफाई। ठीक है, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे पहले आज हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं जो है अपने नोटपैड पर टेक्स्ट अलाइन से रिलेटेड कुछ वर्क करना है। तो जैसे चलिए यही टेक्स्ट हम यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट ऊपर से हम ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी कंटेंट हमने उठा लिया है, यहाँ से कॉपी कर लिया है और अपने नोटपैड पे चलते हैं। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। HTML हेड है, हेड के अंदर ये स्टाइल टैग लगाना होता है CSS लिखने के लिए। बॉडी, इसके अंदर P, यहाँ पे एक पैराग्राफ हमने लिखा, ये पेस्ट किया कंटेंट को। ठीक है, अब इस P को एक CSS हम देने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारे क्या है, टेक्स्ट अलाइन के साथ वर्क करने वाला है। तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं ज़रा हम लोग CSS बनाना P के लिए। चलो P के लिए एक बनाते हैं। सबसे पहले P टैग के लिए एक सबसे पहले छोटी सी चीज़ बनाता हूँ जो कि आपको क्लियरिटी समझाएगा। बॉर्डर सॉलिड ग्रीन 2 पिक्सल। ठीक है, और ये मैंने इसको बनाया और इसको सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद हम जैसे अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पर एक कंटेंट आ गया पैराग्राफ का। अब इस पैराग्राफ में आप अगर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, तो आप देख पाते हैं कि आपके पैराग्राफ में जो कंटेंट लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड से अलाइन आ रहा है। ठीक है, बाकी राइट में अलाइनमेंट नहीं है। लेफ्ट से क्यों आ रहा है? क्योंकि लेफ्ट जो होता है ये टेक्स्ट अलाइनमेंट की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम चाहते हैं कि ये राइट से भी क्या कर पाए, अलाइन कर पाए। तो आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको बस आना है यहाँ पर एक ऑप्शन लिखना है, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ CSS। उसकी वैल्यू यूज़ करनी है RIGST, राइट। ठीक है, अब आप इसको सेव करें और फिर से आप देखें यहाँ पर रिफ्रेश करते ही अब आप देख पा रहे हैं कि आपके टेक्स्ट में अलाइनमेंट कहाँ से हो जाता है, राइट साइड से हो जाता है। लेफ्ट में अलाइनमेंट खत्म हो गया। ठीक है, तो 2 चीज़ें आप समझ गए कि लेफ्ट और राइट क्या होती है। फिर आ जाओ, ठीक है, इसी में हम लोग आपको हटाते नहीं हैं, आगे करते जाते हैं। दूसरा अलाइनमेंट यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसका नाम हमने क्या दे दिया, सेंटर। क्या दे दिया हमने, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ से सेव करके देखोगे तो आपका पेज पे जो पैराग्राफ है ये सेंटर से लिखेगा, ना लेफ्ट में ये बराबर करता है और ना ही राइट में। ठीक है, तो आप नॉर्मली कोई भी वेबसाइट खोल के देखेंगे तो ना तो उसमें इस टाइप का लेफ्ट का कंटेंट होता है, ना राइट का कंटेंट होता है, ना सेंटर का कंटेंट होता है, बल्कि सबसे बढ़िया जो पैराग्राफ लिखा जाता है वो जस्टिफाई के कंटेंट पे लिखा जाता है। तो आपको भी क्या करना है कि अपने कंटेंट को ऐसा बनाना है ताकि वो देखने में जो है बढ़िया लगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे जस्टिफाई लिख देना है। क्या लिख देना है बच्चों, जस्टिफाई लिख देना है। जैसे आप जस्टिफाई लिख के फाइल को सेव करोगे, अब आप ध्यान से देखो कि आपके पैराग्राफ पे दोनों साइड से कंटेंट क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ जो आपको समझाने के लिए बताई जा रही है कि आप अपने टेक्स्ट में अलाइनमेंट को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कोडिंग है, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जो लास्ट वाली लाइन होती है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जो लास्ट लिखे होंगे अब करंट में वही अप्लाई होगी। ठीक है,
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे कि कैसे आप अलाइनमेंट सेट करेंगे। अब अलाइनमेंट का काम अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग फिर दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा टॉपिक है हमारा इसमें है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कलर की। कलर क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के कलर को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए आपको हमने बहुत पहले भी बताया हुआ है, बस आप यहाँ पे जाइए अपने पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे लिखिए COLOR कलर इक्वल टू जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे कलर लगा दें। बाकी हमने आपको RGB बताया है, आप यहीं पे RGB यूज़ कर सकते हैं, RGBA बताया है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। SCL बताया है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हेक्साडेसिमल में कलर यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी आप यहाँ से कलर अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हो। बनाने के बाद इसको फिर से सेव करना है आपको। फिर आप देखिए इसको, जैसे आप यहाँ से रिफ्रेश करके जाएंगे अपने पेज पर, देखेंगे कि अब आपके टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपका एक हो गया कलर, ठीक है। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए अब हम एक नई चीज़ आपको और बताने जा रहे हैं, दैट इज टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, बड़ी अच्छी चीज़ है। कभी कभी ये एग्जाम में भी आप लोगों के आता है कि टेक्स्ट डेकोरेशन में कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी वैल्यू नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 3 वैल्यू होती है टेक्स्ट डेकोरेशन के पास। एक ओवरलाइन होती है, ओवरलाइन, दूसरी होती है लाइन थ्रू, और एक होती है अंडरलाइन। अभी तीनों का मतलब मैं समझा रहा हूँ। ओवरलाइन क्या होती है, लाइन थ्रू क्या होती है और अंडरलाइन क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की। ओके, तो टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए आ जाते हैं हम लोग। एक पैराग्राफ के अलावा यहाँ पर एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग, H1, ठीक है। H1 में हम यहाँ पे लिखते हैं CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने कहाँ लिखा है, H1 में, ठीक है। एक हेडिंग बना रहा हूँ, ठीक है। चलो अब H के लिए थोड़ी सी CSS लिख ली जाए। तो यहाँ पे H1 लिया हमने। सबसे पहले तो इसको सेंटर में भेजना है, तो आप क्या कर लो, यहाँ से टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, और इसको भी क्या कर दो, सेंटर कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपका हेडिंग जो है ये देखो पेज में सेंटर पर आ गया होगा, ठीक है, सेंटर में आ गया है। क्लियर है, सेंटर में आ गया है, ओके। तो आपने देखा कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन को क्लिक किया तो ये सेंटर में अलाइन हो गया, ठीक है। अब सेंटर में जब अलाइन हो जाता है हमारा कंटेंट, तो अब हमको क्या करना है कि इसके साथ कुछ डेकोरेशन करना है, ठीक है ना, टेक्स्ट का। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक लाइन आ जाए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरलाइन, ठीक है। ओवरलाइन कैसे करना है, यहाँ पे आप आ जाओ, बस आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद यहाँ पे कर दो ओवरलाइन, ठीक है ना, ओवरलाइन, ठीक है। जैसे ओवरलाइन करोगे आप देखोगे यहाँ पर कंटेंट को सेव करने के बाद कि अब आपका कंटेंट देखो इसके ऊपर एक लाइन आ गई टेक्स्ट के ऊपर। अभी तक आप लोगों ने अंडरलाइन तो बहुत बार किया था, लेकिन ओवरलाइन कैसे होता है, ओवरलाइन मत करो, ठीक है ना। ओवरलाइन करने के लिए बस आपको सिंपल सा तरीका यूज करना है, दैट इज ओवरलाइन। क्लियर है। अब मान लो यही लाइन को नीचे ले आनी होती है आपको, तब आप क्या करते हो, आपको कुछ खास नहीं करना है, बस आप यहाँ ओवर की जगह पे क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे। क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे इसको, बस, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये लाइन आपकी कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है, ये बन गई अंडरलाइन। 2 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ओवरलाइन और अंडरलाइन। अब एक बड़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं हम लोग लाइन थ्रू, जो कि अगर HTML आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसमें एक टैग आपको पढ़ाया गया था, स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक क्या करता था, टेक्स्ट को बीच से काट देता था, ठीक है ना। बस सेम काम यहाँ पर किसके थ्रू होना है, लाइन थ्रू के साथ होना है, ठीक है। तो आप यहाँ से, अच्छा एक काम करते हैं हम, अंडरलाइन ओवरलाइन वो सारी प्रॉपर्टी थी ना, अभी आप नोट कर लेना, हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसको लाइन थ्रू कर लो, क्या कर लो, लाइन थ्रू, ठीक है, लाइन थ्रू कर लो यहाँ प्रॉपर्टीज़ को, सेव करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो देखो बीच से लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ से इसको जो आपको ज़रूरत हो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। आपको अगर ओवरलाइन की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से ओवरलाइन यूज़ करना, आपको अंडरलाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप अंडरलाइन यूज़ कर लेना, ठीक है। हम लिख सारी दे रहे हैं, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि ओवरलाइन एक प्रॉपर्टी है और एक अंडरलाइन है, ठीक है। ओवरलाइन क्या करती है, टेक्स्ट के ऊपर बनाएगी, अंडरलाइन क्या करेगी, टेक्स्ट के नीचे बनाएगी लाइन, और लाइन थ्रू क्या करेगी, टेक्स्ट के बीच में लाइनिंग बनाएगी। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको चीज़ें, ठीक है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़ा H2 में बनाता हूँ इसको, ए टैग का यूज़ करता हूँ, href इक्वल टू, या कोई वेबसाइट आपको खोलनी होती है ना तो आप ए टैग का यूज़ करते हो ना हाइपरलिंक के लिए, ये हमने लगाया। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक, क्या लिख दिया, फेसबुक लिख दिया, ठीक है। और ये हमने H2 को क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लियर है बात, बस दिखाना क्या है और फिर आप आंसर बताओगे इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फेसबुक लिख के आ रहा है, ठीक है ना, ये एक लिंक है, ठीक है ना। बस हम ये चाहते हैं कि इसके नीचे जो लाइन आ रही है ना वो लाइन ख़त्म हो जाए इसके नीचे से, ठीक है। तो कौन ख़त्म कर सकता है भाई इसको, ठीक है, ठीक है। देखो कोई नहीं कर पा रहा है ना, कोई बात नहीं, देखो हम बता रहे हैं इसको ख़त्म करने का तरीका। ए टैग लगाया आपने, यहाँ पे चले जाओ टेक्स्ट डेकोरेशन में, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद क्या कर दो, नन, नन माने कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं लगाना इसके नीचे, ठीक है। ये देखो कुछ नहीं, हट गया। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट डेकोरेशन का बेनिफिट। तो 4 चीज़ें आपने सीख ली, ठीक है ना। अच्छा, कोई ये कर सकता है, जैसे ये फिर लिंक का कलर हमेशा क्या होता है, ब्लू ही आता है। हमने कहा इसका कलर ग्रीन चाहिए मुझे, ठीक है, लिंक का भी कलर ग्रीन चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यार CSS है ना तो सब पॉसिबल है, क्या कर दो, कलर ग्रीन लगा दो, ठीक है ना। CSS है ना यार तो सब पॉसिबल है, ठीक है ना। मतलब जो HTML में तुम नहीं कर सकते ना वो सारी चीज़ें आप कहाँ कर सकते हो, CSS की मदद से। इसीलिए जो है ना एक अच्छे वेब डेवलपर के लिए, वेब डिज़ाइनर के लिए CSS का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो आपके ओ लेवल के सिलेबस में जो CSS है वो बड़ा लिमिटेड है, ठीक है ना। लेकिन हम सिलेबस के अलावा भी आपको पढ़ाएंगे, अभी नहीं, पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, फिर इसके बाद हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बच्चों। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सारी चीज़ें यहाँ से हटाते हैं जरा। डेकोरेशन वगैरह आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। डेकोरेशन को हटाते हैं यहाँ से, इसमें भी बहुत सारा काम करना है अपने को, ठीक है। यहाँ से अलाइनमेंट में टेक्स्ट वगैरह का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये दिखाने के लिए था केवल आपको, ठीक है। अब आ जाओ एक नई चीज़ के ऊपर जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको हम बताने वाले हैं। देख ले एक बार आप भी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करने वाला। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इट इज़ यूज टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट। केस समझते हो, जो टेक्स्ट है, जैसे ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना, ये दैट इज केस। ये क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ ना, पहला लेटर कैपिटल है, दैट इज कैपिटलाइज, ठीक है। और कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पूरी चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है ना, तो दैट इज अपर केस। तो हम चाहते हैं कि जो HTML में हम वेब पेज बना रहे हैं इसके जो कंटेंट हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है इसमें, प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो चलो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी करके देख लिया जाता है, आ जाओ, ठीक है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ये H1 में कर लेते हैं, हेडिंग पे ही, ठीक है। अभी हेडिंग एक बार आप देख लो भाई कि हम लोग करने वाले क्या हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। इसी पे हमको क्या करना है, कोई वर्क करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है वही मैं बताने वाला। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने ये CSS कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, बाकी सब स्मॉल लेटर में है। तो हम चाहते हैं सारा कैपिटल हो जाए या सारा स्मॉल हो जाए या सारा कैपिटलाइज हो जाए, ठीक है। तो हाउ कैन इज पॉसिबल, ओके लेट स्टार्ट। यहाँ आ जाओ, ठीक है। H1 में काम करना है ना, तो आप यहाँ पे आओ। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, टेक्स्ट
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या हमने कहा लोअर कर दो, क्या कर दो यार, इसको लोअर कर दो, ठीक है। इसने कहा ठीक है हम लोअर कर देते हैं, ठीक है। अपर केस एक होता है और इसी में हमने आपको बताया था कि लोअर केस, तो हमने कहा लोअर, साथ में बोला कि केस कर दो भाई, लोअर केस इसको कर दो, ठीक है ना। अब लोअर केस करने के बाद हम यहाँ से चलते हैं जब, तो देखो जरा, ये देखो सारा का सारा क्या हो गया, लोअर केस हो गया, ठीक है। देखो कोडिंग में देख लो CSS कैपिटल ये है, कोडिंग में देख लो CSS कैपिटल ये है यहाँ पे, लेकिन आउटपुट कैसा आ रहा है, ये देखो सारा स्मॉल में आ रहा है, ठीक है। अब अगर तुमको लगता है नहीं नहीं सारा कैपिटल करना है, चलो ठीक है, सारा कैपिटल करना है, सारा कैपिटल कर लो। कैसे करोगे, यहाँ से लोअर केस हटा दो और कौन सा केस लगा दो, अपर केस, ठीक है, अपर केस लगा दो भाई, और फिर सेव करके देख लो जरा अपने पेज को जरा। अब क्या हो गया, देखो सारे के सारे क्या हो गए, अपर केस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और फिर एक और देख लिया जाए अब जो कि ये भाई ये आपका जो है कैपिटलाइज क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, कैपिटलाइज भी चेक कर लिया जाए। तो कैपिटलाइज में क्या होगा कि हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा। अपर हटाता हूँ यहाँ से, क्या करता हूँ, कैपिटलाइज, ये आ गया सेकंड नंबर पे ही आपको कैपिटलाइज, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेव करके चलते देखो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। अब इसमें क्यों नहीं हुआ, अब तुम सोचोगे अरे सर इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वहाँ से कैपिटल ही भेजे थे ना पूरा दोनों को, तो इस वजह से वो कैपिटल ही। अगर वहाँ से स्मॉल किया होता मैंने तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, स्मॉल में ही शो करते आपको, ठीक है। कोई डाउट अगर है तो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, 1 मिनट का काम है यार, ये सेव कर दिया, ठीक है। CSS हो गया, कंफ्यूजन खत्म। तो C कैपिटल, T कैपिटल, P का दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज, ओके। तो ये आपका एक और भी यहाँ पे प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है टेक्स्ट की, जिसका नाम था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। अब आ जाओ एक बढ़िया प्रॉपर्टी और देख लो, टेक्स्ट इंडेंट की, ठीक है ना। इंडेंट क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो पैराग्राफ होता है वो कभी भी स्टार्टिंग से नहीं होता है। कभी कोई किताब उठा के देखो, कोई भी मैटर, तो पहली लाइन थोड़ा आगे से शुरू होती है इसमें, ठीक है। तो अब तुमने लिख तो दिया, अब कैसे इतनी दूरी यहाँ से बनाओगे पहली लाइन में टेक्स्ट के, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है, अपने पैराग्राफ में आ जाओ और यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करोगे, टेक्स्ट इंडेंट। क्या यूज़ करोगे, टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट में चले जाओ, जाने के बाद यहाँ पे बताओ कितना पिक्सल चाहिए। हमने कहा कि मान लो कि 40 पिक्सल की जगह चाहिए, ठीक है ना, 40 पिक्सल। इसको सेव किया हमने और फिर से वापस जाते हैं, रिफ्रेश किया, देख लो चेंज हो गया। तो अगर आप ऐसा करते हो ना इंडेंट, तो आप क्या करोगे, जितने पैराग्राफ लिखोगे सब में ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडेंट जनरेट हो जाती है, ठीक है। कोई डाउट किसी को है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो रहा है किसी को भी तो बिल्कुल आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, कैसे होने वाला है, तो हम आपको इसको भी बता देंगे, ठीक है। आ जाओ एक और प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहीं से टेक्स्ट स्पेसिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जरा सी यहाँ से देखा जाए, इंडेंट हो गया। अब आ जाओ जरा देखते हैं हम लोग लेटर स्पेसिंग। क्या लिखा हुआ है, लेटर स्पेसिंग। लेटर क्या होता है कि दो अक्षर के बीच में, दो कैरेक्टर के बीच में जो गैपिंग होती है, इस गैपिंग को बढ़ाना, यही क्या है, लेटर स्पेसिंग, ठीक है ना। तो कैसे लेटर स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, देख लो भाई, बहुत इजी है। इंडेंट था ही, यहीं पे क्या लगाना है आपको, ठीक है, लेटर स्पेसिंग, सॉरी, ठीक है, टेक्स्ट नहीं करना है, अब तो लेटर की बात हो रही ना भाई, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, लेटर, लेटर स्पेसिंग। और जो लेटर स्पेसिंग बोला कितने कैरेक्टर चाहिए, मैंने कहा 5 पिक्सल पर कैरेक्टर के बीच में स्पेस मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो 5 कैरेक्टर पर के स्पेस चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पे सब नज़दीक नज़दीक है, रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, जैसे ही रिफ्रेश करूँगा देखो यहाँ पे चेंजेस, हर लेटर के बीच में स्पेस आ गया, ठीक है, हर लेटर के बीच में स्पेस आ गया 5 पिक्सल का। तो इसे क्या बोलोगे, लेटर स्पेसिंग, ठीक है ना। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, लेटर स्पेसिंग, ठीक है। आसान है, समझ में आ रही होगी आपको, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो आप लेटर स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल लेटर स्पेसिंग आप नोट कर लो। लेटर स्पेसिंग में हटा के कुछ और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देख लो। लेटर स्पेसिंग अभी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। लेटर स्पेसिंग हटाने के बाद अब हम लोग एक चीज़ पे आते हैं, उसका नाम है लाइन हाइट।
क्या बोलते हैं, लाइन हाइट। अब देखते चले यहाँ से, ठीक है। लाइन की हाइट, वर्ड स्पेसिंग अभी बता रहा हूँ आपको, पहले लाइन दिखा देता हूँ। लाइन हाइट क्या होती है कि जो टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं उसमें, जैसे हम लोग MS वर्ड एक्सेल में करते हैं ना, तो वहाँ हम लोग 2 लाइन की गैपिंग, 3 लाइन की गैपिंग बना देते हैं पैराग्राफ में। तो अब आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें लाइन के बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो आप क्या यूज़ करोगे, लाइन हाइट का यूज़ करोगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से करना है। लाइन हाइट क्या करना है, ठीक है। पहले इसको एक बार हम यहाँ से आपको रिफ्रेश करा देते हैं इसको, ताकि यार नॉर्मल हो जाए। अच्छा, फाइल को, सॉरी मैंने सेव ही नहीं किया, ठीक है। सेव करने के भाई रिफ्रेश करना है, ठीक है ना। ये नॉर्मल हो गया। अब ये एक लाइन, ये एक लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच में गैपिंग बढ़ानी है, मुझे गैपिंग बढ़ानी है, ठीक है। तो चलो भाई गैपिंग बढ़ा लिया जाए। तो यहाँ पे कहता है लाइन हाइट बोलते हैं, लाइन फिर हाइट, अपने आप आ गई लाइन हाइट, ठीक है ना। यहाँ पे जाओ, हमने कह दिया इसको कितना चाहिए, हमने कहा कि 2 लाइन की गैपिंग चाहिए मान लो, ठीक है। देखो 2 लाइन की गैपिंग हो जाती है, आप 3 करोगे 3 लाइन की गैपिंग हो जाएगी। यहाँ पे पिक्सल उक्सल नहीं बताना है आपको, ठीक है ना पिक्सल बताना है, ना पॉइंट बताना है। बस आपको करना क्या है कि आपको सिंपल सी बतानी है कितने लाइन की गैपिंग चाहिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कितनी गैपिंग चाहिए वो कर देगा। आपको यहाँ पे 3 लाइन चाहिए, देखो जैसे आप 3 करोगे ना, यहाँ पे देखो इसमें गैपिंग बढ़ जाएगी, बढ़ गई 3 लाइन की गैपिंग। तो ये लाइन के बीच में गैपिंग बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइन हाइट का यूज करते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एक लास्ट और आपको बताना है आज के लिए, जिसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का मतलब कि जो पैराग्राफ में वर्ड लिखा है, जैसे द और टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब ये बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को बढ़ाना है मुझे और ज़्यादा दूर दूर करना है। तो कैसे कर सकते हो, तो क्या कहते हैं उसके लिए, वर्ड स्पेसिंग। आप यहाँ पे जाओ, आपने कहा यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग बढ़ा दो भाई, WORD, वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। हमने कहा कि वर्ड के बीच में 10 पिक्सल का गैप बढ़ा दो, 10 पिक्सल लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बताना पड़ेगा 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल लेने के बाद आप आगे जाओ, देखो हर वर्ड के बीच में ये गैपिंग बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाली तो इतनी गैपिंग दिख रही है ना आपको, ये क्या है, आपकी 10 पिक्सल की गैपिंग है 2 वर्ड के बीच में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को आज समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ें मैं और बताने वाला हूँ, ठीक है ना, वो थोड़ी सी अलग टाइप की चीज़ है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर अगर कोई टेक्स्ट को रोटेट करके लिखना हो मुझे तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो दिखा देता हूँ एक चीज़ आपको, बस फिर उसके बाद आज की क्लास ओवर करते हैं। एक स्टूडेंट की डिमांड है भाई कि टेक्स्ट को कैसे रोटेट कर सकते हैं सर CSS की मदद से, ठीक है। तो बस वही उतना आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक मिनट, H1 यूज़ कर लिया मैंने ना, तो चलो इसको बदल देता हूँ, वरना वो दूसरे वाले CSS पे भी अप्लाई हो जाएगी। H2 पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। H2 कर देता हूँ, ठीक है। H2 में यहाँ पे देख लेता हूँ, वेलकम आ गया होगा लिख के, ठीक है। ये वेलकम आ गया, इसी को रोटेट करना है मुझे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के डिमांड पे ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अगर कभी कुछ ऐसे डिमांड हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर वो पॉसिबल है CSS के थ्रू तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे H2 के साथ एक खेल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक चीज़ होती है राइट, क्या बोलते हैं इसको, राइटिंग, WRI, फिर उसके बाद होता है TING, राइटिंग। ध्यान से स्पेलिंग लिखना है, राइटिंग डैश मोड, ठीक है। फिर कैसा करना है, हमने कहा वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल स्पेलिंग देख लेना भाई, वर्टिकल सही से लिखा होना चाहिए, डैश, फिर यहाँ पे एक होता है RL, ठीक है ना, रोटेट करना है इसको, ठीक है। और इसको हम जस्ट सेव करके, ठीक है, इसको देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। वेलकम को देखो रोटेट करा दिया। तो कभी कभी देखा होगा तुमने कि कोई टेबल बनी होती है, टेबल के अंदर ऐसा टेक्स्ट रोटेट करके लिखा होता है, ठीक है ना। तो इसको रोटेट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई ये डिमांड पे था, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में से थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने, अगर किसी को एक्स्ट्रा जानना है तो आप नोट कर लेना इसको कि राइटिंग मोड वर्टिकल RL, कैसे टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी चीज़ें। ओके, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत आप लोगों से प्यार मिल रहा है, और एक हफ्ते के अंदर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आ रहे हैं मेरे पास, और मेरी वीडियो बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों के सहयोग से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके कंटिन्यू वीडियो पे बने रहेंगे, और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, और वीडियो को आगे और भी फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को,
जो भी बच्चों की हेल्प हो सकती है वो की जाएगी। थैंक यू।